अरे सत्य सिंह, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जूस देने के बाद तुम यहाँ बैठ गए, नहीं तो जूस देने के बाद तुम अपने काम में लग गए होते। दादा, हम सोचे कि आप जूस पी लोगे तो खाली गिलास लेकर ही चले जाएंगे। मुझे लगता है तुम जरूर कुछ कहना चाहते हो। दादा, आप ये कैसे जान लेते हो कि हम कुछ कहना चाहते हैं? हमको पुराने घर का बहुत याद आता है, जहाँ हम रहते थे। रवि भैया, बहू रानी, शिखा, सारे बच्चे पता नहीं कैसे दिन काट रहे होंगे। वो सब तो ठीक से होंगे सत्य सिंह, मुझे तो इस घर की फिक्र हो रही है। भगवान जाने ये घर कब से घर बनेगा। सत्य सिंह, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि यहाँ ऐसा लगे जैसे एक परिवार रहता है। हम यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हमारी ज़रूरत है। शेफाली और जया अगर इस घर में अकेला रहेंगे तो ना जाने इस घर का माहौल कैसा लगेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हम समाज के बने बनाए ठर्रे में यकीन करना शुरू कर देते हैं कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। जब भी एक बच्ची परिवार में पैदा होती है तो हम उसके सामने ऐसे पेश आना शुरू कर देते हैं कि एक दिन वो पराई होगी ही होगी। अरे पराई होके वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी वो बेचारी? अपनी बेटियों के साथ साथ हम अपने बेटों की भी शादी करते हैं, तो क्यों उनके साथ जिंदगी भर चिपके रहते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को ये भरोसा नहीं दे सकते कि बेटी शादी के बाद भी हम तुम्हारे साथ हैं? क्यों हम उसे जिंदगी के हाथों बेरहमी से छोड़ देते हैं जब उसके अपने माँ बाप, उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे सकते? सत्य सिंह, तो उसके ससुराल वाले या उसका पति उसका क्या साथ देगा? नहीं सत्य सिंह, मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी को एक आदमी ने धोखा दिया और उसी आदमी को मैंने अपने घर में बना दी, बच्चों की तरह पाला उसे। मेरी जया ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, एक ऐसा जवान लड़का जिसके ऊपर आंखें मूंद कर वो जिंदगी भर यकीन कर सकती थी। सत्य सिंह, अगर अब भी मैं उसकी मदद ना करता तो शर्म आती मुझे अपने ऊपर और इस सोसाइटी के ऊपर, जो ये मानने पर मजबूर कर देती है कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसके माँ बाप उसके साथ रह नहीं सकते। अपने बेटे रवि को देखो, याद है पिछले साल शिखा का जन्मदिन था और वो भूल गया, याद है? हाँ दादा, याद है। पता है शिखा उस दिन कितना रोई थी? शिखा को मालूम था कि वो एक रिजेक्टेड लड़की है। उसको ये भी अच्छी तरह से पता था कि वो तीसरी लड़की पैदा हुई है, जबकि रवि तीसरा लड़का चाहता था। सत्य सिंह, वो मेरे गले मिलके उस दिन कितना रोई, उसके ऊपर क्या बीती ये मैं बता नहीं सकता। सो जो बेटा, तुम्हारे आंसू भी सूख गए अब तो। मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाकर सो जाइए ना। तुम्हें लगता है मुझे नींद आ जाएगी? तुम्हें बेचैन देखकर मेरे दिल को कैसे चैन आएगा? ओ दादा, दादा, मैं जब भी अकेली रहना चाहती हूँ अपने हाल में, आप मुझे क्यों नहीं रहने देते? क्यों आप मुझे कमजोर समझते हैं? बेटा, क्योंकि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए और ना ही ये उम्र के कारण हुए हैं। इस सफेदी ने बहुत दुनिया देखी है और बहुत कुछ सीखा है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कि जब भी कोई आदमी ये कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तब उसे किसी ना किसी के साथ की सख्त जरूरत होती है। नहीं दादा, कोई अकेला रहता है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जबकि खुद इंसान इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला। मौत का सामना तो हर एक को अकेला ही करना पड़ता है, और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी में ये चाहता है कि उसके आसपास कोई रहे, ताकि उसके मन में ये हिम्मत बंधी रहे कि अगर उसके आसपास लोग रहते हैं तो वो अकेला नहीं मरा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेशली जब मुझे ये पता है कि मेरे जन्म के बाद इस घर में क्या तबाही आई है। जन्म? पर तुम जन्मी कहाँ? बेटे, तुम तो उन खुश नसीबों में से एक हो जो एक जिंदगी जीकर चली गई और दूसरी जिंदगी जीने आ गई। हेलो। हेलो रवि। दादा? हाँ दादा, क्या हुआ? बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी माँ बीमार है, मरने वाली है, वो तुम्हें देखना चाहती है बेटा। दादा मैं अभी आता हूँ दादा, अभी आ रहा हूँ। तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। दादा का फोन आया हॉस्पिटल से, प्रीति माँ की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति, प्रीति, क्या? सती सिंह, प्रीति, प्रीति रिलैक्स, सती सिंह, प्रीति, ये, ओह नो, सती सिंह। बेटा जब हम वापस आएंगे ना तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा भैया लेकर आएंगे, ओके? उसी अस्पताल में तुम्हारी माँ को लेकर आए जिस अस्पताल में तुम्हारी दादी आखिरी सांसें ले रही थी। रवि दोनों के बीच भागा भागा फिर रहा था। बस उसका दम तोड़ना और तुम्हारा जन्म लेना। वैसे ही जैसे बाकी बूढ़े अपनी गलतियों पर रोते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये समाज कितना गलत है और उन्होंने कितनी गलतियां की हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो इस समाज को बदल नहीं सकते। जाओ सती सिंह, जाओ 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 सती सिंह। गर्म टोस्ट। कितनी देर मासी, मुझे ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है, फिर मिलते हैं। अरे रूपाली, ये टोस्ट। रूपाली बाय मामा, मुझे ऑफिस जाना है। ये लड़की कितनी मैच्योर और जिम्मेदार हो गई है ना प्रिया। प्रीति मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता? बाय मम्मी। अरे आयशा, तुम तो नाश्ता करो। देखो मुझे लिफ्ट मिल रही है और वैसे हम लोग बाहर जाके खा लेंगे, और मुझे यहाँ खाने का भूख नहीं है। चलो ना डैडी। चलो चलो चलो, बाय बाय। अरे एनीवे प्रिया, तुम तो खा लो। हाँ लेकिन तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें खाना ही होगा। जानती हूँ दीदी, लेकिन कल से बहुत बेचैनी हो रही है, जी घबरा रहा है।
बहुत कुछ हो रहा है ना एक साथ, इसलिए होगा। दीदी, आप रोज यही सब करेंगे? क्या मतलब? दादा और सती सिंह तो वहां उस घर में है और आप इस घर को अकेले संभालेंगे? तुम इसमें इतना ताज्जुब होने की क्या बात है प्रिया? आपका पूरा वजूद तो बस यही रह जाएगा। खाना बनाएंगी, खिलाएंगी और साफ सफाई करेंगी घर की। तो क्या हुआ? कभी कभी मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और एनीवे ये सब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? यही तो ट्रेजेडी है दीदी। बाकी लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आता कि उनकी इस घर के लिए क्या जिम्मेदारी है, लेकिन आपने ये मान लिया है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। अरे तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? देखो, आज मैं अगर ऑफिस में जाती ना तो मुझे ज्यादा टेंशन होता कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, रवि क्या कर रहा है। और रवि अगर घर की जिम्मेदारी ले लेता ना तो उन्हें उनका ऑफिस बंद करना पड़ता। आप बाकी लोगों के लिए ये सोचती हैं, क्या वो सब लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं? प्रिया, मैं उन बच्चों की माँ हूँ, रवि की बीवी हूँ, ये मेरा फर्ज है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है दीदी कि आप इस सिस्टम के साथ मजाक कर रही हैं या आपने इसे मान लिया है। मजाक उड़ा रही हूँ? ये तुम क्या कर रही हो प्रिया? देखो, इस सिस्टम को रिजेक्ट करने से बेटर है कि इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले। दोनों से मेरा ही तो नुकसान है। इसीलिए औरत औरत बनती है, एक जिम्मेदार औरत। प्रिया, अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, वरना मैं न जाने कहाँ खो जाती। मैं भी यहाँ कब तक रहूंगी दीदी? नितिन यूरोप से आ जाएगा और मुझे घर जाना पड़ेगा, आपकी तरह अकेली रहने के लिए और खो जाने के लिए। वाकई तुमने कृष्णा से बात करके मुझे मेरी नींद से जगाकर ऑफिस बुलवा ही दिया। अब नहीं सर, वो मैं पहले कमरा साफ करवा दो, मैं आइंदा यहीं बैठूंगा। आप अपने केबिन में नहीं बैठेंगे? नहीं। काश तुम समझ पाती कि तुम मेरे लिए क्या थी, क्या मायने रखती थी। अब तो अगर मैं तुम्हारे कैबिन में बैठूंगा तभी कुछ काम कर पाऊंगा, वरना नहीं। लवली सैंडविच, ये लो, शुरू करो। मैं देखता हूं। हेलो। हेलो रवि। प्रीति, हाय। मैंने बस ऐसे ही फोन किया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब मैं लंच कर रहा था। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं। बोलो रवि, रितिका के साथ खाना खा रहे थे, है ना? हाँ। तो फिर बोलते बोलते रुक क्यों गए? ओफो प्रीति, तुम भी गलत वक्त पर डिस्टर्ब करती हूँ। हाँ। अब तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी ही। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, सड़ती रहती हूँ, और तुम वहां रितिका के साथ। तुमको तो मेरी याद ही नहीं आती। प्रीति, तुम कहना क्या चाहती हो? तो इतनी देर से जो मैं कह रही थी वो तुम्हारी समझ में ही नहीं आया? रवि, मैं तंग आ गई हूँ। बस प्रीति। रवि, बाय। रवि, बाय। हाय रूपाली। हाय हरीश। ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक्स। अब रूपाली, तुम अपनी बुआ के कामों में और फाइनेंसेस में इतनी बिजी रहोगी तो हम लोग ग्लिमर का क्रिएटिव कब डिस्कस करेंगे? हरीश, ये सब काम भी बहुत जरूरी है।
और ग्लिमर का कैंपेन तुमने खुद संभाला है। भाई तुम्हारे बगैर काम करने का मजा नहीं आता। क्या मतलब? तो भाई 2 दिनों से तुम अपनी बुआ के कामों में इतनी बिजी हो। इन 2 दिनों में मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी अहमियत क्या है। तुम्हारे साथ की मुझे आदत पड़ गई है। सच कह रहा हूँ। तो भाई तुम्हारे क्रिएटिव इनपुट बहुत जरूरी हो गया मेरे लिए, इसीलिए तो ग्लिमर का क्रिएटिव रुक गया। अब तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो। तुम मेरे बारे में सोचते हो, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो भाई तुम्हारे बगैर काम करना बहुत मुश्किल हो गया। जो कुछ तुम अपनी बुआ के लिए कर रही हो, आज की तारीख में कौन किसके लिए करता? भाई तुम बहुत सीधी हो। अगर तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो तुम्हें अटपटा सा लगेगा, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो बहुत ही इंप्रेसिव है। थैंक्स हरीश। तो भाई मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा। पहले हम इतना करीब थे और फिर अचानक। हरीश, तुम सोच सकते हो कि इस वक्त मेरी फैमिली कितने बुरे दौर से गुजर रही है, और ऐसे में मैं अपनी ज़ाती जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकती। और वैसे हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये तुम्हारी अच्छाई है हरीश, और जिसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अशोक के वक्त जिन बुरे हालातों से मैं गुजर रही थी, उस वक्त अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद उस वक्त मुझ पर जो बीती उससे कहीं ज्यादा मुझ पर बीतती। हो सकता है मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। I care for you, रूपाली। I care for you too। मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा पसंद करने लगा हूँ रूपाली। मैं जानती हूँ हरीश, ये बात तुमने मुझसे पहले भी एक बार कही थी, और मैंने तुम्हें बताया था कि अशोक के झटके से उबरने में मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत वक्त गुजर चुका है रूपाली। हाँ हरीश, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज भी तो बदल गई हैं, और फिर मैं इस वक्त किसी दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मुझे अपने फैमिली के हित के बारे में सोचना है, और अपने आप में ये काम किसी काम से कम नहीं। और तुम बताओ हरीश कि इन सब बातों में हम दूसरे रिश्ते के लिए वक्त ही कहाँ दे पाते हैं। और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। तुम मुझे कभी रोक भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ और मेरे पास रहोगे। तुम कहीं और जाने के काबिल भी तो नहीं रहे। क्या मतलब? खैर, ग्लिमर का क्या हुआ? मेरे ख्याल से उसका कैंपेन लॉन्च के लिए तैयार होगा। हरीश, मुझे एक शंका है, हमें थ्रिल के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं? उनका कैंपेन लॉन्च हो, उससे बिल्कुल 1 हफ्ते पहले हम वैसा ही कैंपेन लॉन्च करें। क्या ये अनएथिकल नहीं है? रूपाली, अब बहुत देर हो चुकी है, वापस नहीं लौट सकते, और अगर हम वापस लौटते भी हैं तो फिर हमारी एजेंसी को बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। हरीश, अभी मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। Will you excuse me? I will. Thanks.
नाना मैं नहीं सो सकती, मैं नहीं सो सकती नाना। मुझे शेखर झूलता हुआ नजर आता है, फोन कहीं बज रहा है नाना। नाना मैं नहीं सो सकती नाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाबाश, शेफाली मेरे कमरे में सो जाएगी। चल। क्या है ये जिंदगी भी। कल तक तो लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक था, मगर आज लगता है जैसे सब कुछ कहीं खो गया है। एक मौत ने दो घरों को अपनी नींव से हिलाकर रख दिया है। यूं देखा जाए तो शेखर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या जिंदगियां रुक जाएंगी या इनके जीने का ढंग बदल जाएगा? नहीं, मगर फिर भी किसी एक के चले जाने के बाद जैसे मशीन का एक पुर्जा चला गया हो, और एक पुर्जा चले जाने से मशीन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो बंद पड़ ही जाती है। ऐसे ही इन घरों में शेखर के जाने के साथ साथ एक पुर्जा चला गया है। कैसे हो गया ये सब? कैसे चलेंगी अब वापस जिंदगी की मशीनें?